हेलो फ्रेंड्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स के काफ़ी बेसिक्स अच्छे से बताए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को प्लीज़ पहले देखें, क्योंकि उससे आगे ही चलेंगे। इस लेक्चर में हम उससे आगे का प्रोसीड करने वाले हैं। तो उस लेक्चर के जो रिजल्ट हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। हमने ये पता लगाया था कि डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने आर्बिट्रेरी हाइपोथेसिस दी थी, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, लाइट के डुअल कैरेक्टर के ऊपर, कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव भी करी थी और वेव की तरह बिहेव भी करी थी। तो डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि हर एक मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट रहनी चाहिए। ठीक है, तो उस वेव को अपने डेविसन और जर्मर, इन दोनों साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि हाँ, वेव एसोसिएट रहती है। भले ही एक्सीडेंटली वो एक्सपेरिमेंट हुआ हो, लेकिन हाँ, उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव एसोसिएट रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न देते हैं। ये प्रूव हो गया था कि मैटर के साथ वेव एसोसिएट रहती है। उसके बाद जीपी थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने भी प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट रहती है। दैट मीन्स कि पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट रहती है। ये प्रूव हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं पे वेव कहीं पे पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा है जो ये मैटर। तो इस तरह का रीजन क्यों है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में पता लगाया गया था कि आप जिस तरह का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है ना, जिस तरह का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लेते हैं तो आपका मैटर उसी तरह के का बिहेवियर करता है। अगर आपने यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिया है तो उसमें वेव, लाइट का वेव कैरेक्टर आपको दिखाई देता है ना डिफ्रैक्शन पैटर्न में। तो अगर आपका लाइट पार्टिकल नेचर भी कंसिस्ट करता है, या आपका मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर कंसिस्ट करता है, और डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट है, तो अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन पैटर्न ही देगा और वेव अपना वेव नेचर को शो करेगा। ठीक है, और अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेते हैं तो उसमें आपको लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर मिलता है। तो उसमें आप चाहे इलेक्ट्रॉन भी लें तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाएंगे, वो अपने पार्टिकल नेचर को नहीं छोड़ते हैं। तो जैसा हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैटर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उस तरह का बिहेव करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में माइक्रोस्कोपिक मैटर का इंटरेक्शन उसी तरीके से होता है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, अगर उसके साथ वेव एसोसिएट है तो आपने जो कंडीशन सेट की है ना, एक्चुअली डबल स्लिट में आपने इंटरफेरेंस पैटर्न मिला आपको। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो इसीलिए सॉरी। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, वो मैंने डबल स्लिट में बोल दिया था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है आपको, और सेम विड्थ की फ्रिंजेस मिलती है। ठीक है ना, तो उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि उसी तरह का इंट्रैक्शन हो रहा है पार्टिकल का। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के साथ। तो ये तो अब प्रूव हो चुका था कि हमें पार्टिकल का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डुअल कैरेक्टर क्यों मिल रहा है, कहीं पार्टिकल और कहीं वेव का बिहेवियर मिल रहा है। अब बात आती है कि अगर पार्टिकल की डायनेमिक्स निकालनी हो, यानी अगर पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, तो हम क्या लेंगे? उसे पार्टिकल लेके इक्वेशन बनाएं या हम उसे वेव लेके इक्वेशन बनाएं? तो देखिए, इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर हम पार्टिकल को के साथ वेव एसोसिएट मान लें, ठीक है, पर पार्टिकल नेचर भी छोड़ दें, वेव एसोसिएट मान लें, और ये वेव इस तरह की मान लें कि जब ये वेव की तरह, पार्टिकल हमारा वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। ठीक है ना, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि एक्सटेंड है पूरे में। और अगर ये मैटर आपका पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तब उसके साथ एसोसिएटेड वेव एक कॉम्पैक्ट वेव पैकेट के फॉर्म में है। वेव पैकेट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर में आपको समझाने वाली हूँ कि एक्चुअली में वेव पैकेट क्या होता है। तो मैंने आपको बोला कि हमें अगर किसी पार्टिकल की डायनेमिक कंडीशन निकालनी है, दैट मीन्स की इक्वेशन जनरेट करनी है, तो हमें पार्टिकल नेचर, वेव नेचर में से कौन सा नेचर लेना है? वेव नेचर। और उस वेव नेचर की ये प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे कहीं पे ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की तरह बिहेव करता है जो पूरे रीजन में एक्सटेंडेड है। ठीक है, उस टाइम पार्टिकल नेचर दिखाई नहीं देता है उसका। और कहीं पे ये वेव पैकेट की तरह एक कॉम्पैक्ट वेव पैकेट जिसमें वेव नेचर डिसअपियर हो जाता है, सिर्फ स्मॉल रीजन में आपको पार्टिकल मिलता है। तो हर कंडीशन में आपको वेव ही लेना है। अगर आप इस तरह का बिहेवियर लेते भी हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस
कुछ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। एक तो आपका किसी भी फिजिकल लॉ, जो आपके फिजिक्स के लॉ होते हैं, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। अगर आप इस कंडीशन को यूज करते हो कि पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हैं, तो अगर आपने इक्वेशन बनाई है तो वो इक्वेशन एक तो हर कंडीशन में हर जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए। फिर किसी भी फिजिकल लॉ को वायलेट नहीं करना चाहिए। नंबर थर्ड कि अगर किसी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, मतलब एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तो वैसा ही रिजल्ट उस इक्वेशन से भी मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट मान सकते हैं, और उस वेव के लिए हम डायनेमिक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन से पार्टिकल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये ध्यान रखना है, मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए तो पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी है ही, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपने कहा कि वेव की तरह बिहेव कर रहा है, मैक्रोस्कोपिक में भी कर रहा है, लेकिन वेव इतनी कम होती है कि वो आपको ऑब्जर्व नहीं होता। वो हम दिखाएंगे कि क्यों नहीं करता है। ठीक है ना, हमें इस मेन टारगेट इस लेक्चर में एक तो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को अच्छे से समझना है, सेकेंडली हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझना है, और आपको वेव पैकेट के बारे में समझना है। जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये मान लेते हैं कि अगर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है जो कि एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, जब पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करती है तो वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव डोमिनेटिंग होती है, और जब पार्टिकल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो वेव पैकेट डोमिनेटिंग होता है। दैट मीन्स कि अब ये वेव पैकेट एक्चुअली है क्या। देखिए, अगर आपने साउंड वेव तो आपने पढ़ा है, वेव मैकेनिक्स आपने पूरी पढ़ ली है। साउंड वेव, अगर आप गिटार से साउंड क्रिएट करते हैं तो आप दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ की वेव को प्रोपेगेट करते हो। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कारण उनके सुपरपोजिशन से, वेव के सुपरपोजिशन से आपको बीट्स सुनाई देते हैं ना। वो बीट्स क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि आप जब गिटार को प्ले कर रहे होते हो तो आपको स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट होती हैं और वो आगे आगे प्रोपेगेट होती है। आपको पता ही है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, इनकी फॉर्म में साउंड वेव आगे बढ़ती हैं। तो ये वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं और आपको बीट्स सुनाई देती है। तो इस तरह का ही कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो मोनोक्रोमैटिक नहीं है। ये भी हम आगे प्रूव करेंगे कि मोनोक्रोमैटिक क्यों नहीं है। तो अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि अगर पार्टिकल के साथ बहुत सारी वेव एसोसिएट हैं और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है वो स्लाइटली डिफरेंट है, एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है, स्लाइटली डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड आप सेम ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है ना, डिफरेंट भी ले सकते हैं और सेम भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम इस केस में ये लेंगे कि इन जो वेव हैं इनसे सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए आप बहुत सारी वेव मत लीजिए और दो वेव लीजिए, उनके सुपरपोजिशन से किस तरह की रिजल्टेंट इक्वेशन आती है पहले हम वो जनरेट कर लेते हैं, फिर हम वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे, फिर उसको बहुत सारी वेव के लिए जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, अभी हमने कहा कि ये दो वेव हैं, मान लिया एक वेव है y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा। आपको ये वाला पता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ना, y इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी। ये आपका प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है, तो हमने वही प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ली है दो, इन दोनों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। एक की आपने कहा k प्लस डेल्टा k, ये डेल्टा k बहुत छोटा सा है, x माइनस, ये आप ऐसे ले लीजिए, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा t, और दूसरी y2 इज इक्वल टू ले लीजिए a cos k माइनस डेल्टा k x, ठीक है, kx माइनस ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा ऑफ t। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, दो वेव हमने कंसीडर की है, इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है ना, स्लाइटली डिफरेंट है, और ऐसे ही ये वेवलेंथ डिफरेंट है, और ये आपका ये एक्चुअली वेव, आपको पता है वेव वेक्टर क्या होता है, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ तो आपको पता है क्या होती है, यहां से यहां तक, इसको आप वेवलेंथ लैम्डा बोलते हो, ठीक है, लेकिन k क्या होता है, 2 पाई रेंज में जितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ हैं उन सबको अगर काउंट करो तो आपको वेव वेक्टर मिलता है। दैट मीन्स कि अगर आपकी
ऐसे ऐसे। तो 2 पाई रेंज में जितने नंबर ऑफ वेव 1 2 3 4, तो इसको हम वेव वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि स्लाइटली डिफरेंट वेव वेक्टर, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी भी आपको अच्छे से पता है ना क्या है। अगर 2 वेव ले रहे हैं तो इनके सुपरपोजिशन से क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेव। तो आपको पता है वेव में क्या होता है, अगर आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो y1 प्लस y2 करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करेंगे, इनको सबको रखेंगे, रखने के बाद सॉल्व करेंगे। वो a2a cos ओमेगा kx माइनस ओमेगा टी cos डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा टी बनेगी। तो इसे आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे, cos a प्लस cos b, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन मिलने वाली है। तो ये आपका मिल गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान रखना है, ये डिस्प्लेसमेंट y आपका x और t इसका फैक्टर है। देखिए यहाँ पे आपने t लिखा हुआ है, ठीक है, और ये y2 जो है वो x t इसका फैक्टर है। तो आपका जो रिजल्टेंट आया है वो भी x और t का ही होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है ये वेव। तो ये वेव किस तरह की होगी, अगर आप इसको बनाने लगे तो एक बहुत ध्यान से इस फिगर को देखना कि आपने जो 2 वेव ली थी, 2 वेव आपने कौन कौन सी ली थी, y1 एंड y2। इसे y1 और y2 मान लीजिए, ये y1 और y2 है। तो आपने जब y1 ली तो आपने कहा कॉस में है, कॉस में आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी, जब आपने प्लॉट करना सीखा होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरह की वेव आती हैं, दिस। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये वाला जो है ये आपका x हो गया और ये y1 xt हो गया। t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a के इक्वल, और उसके बाद ये चलती जा रही है। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो 2 वेव हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और एक की फ्रीक्वेंसी कम है। तो आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो पर सेकेंड उतने ही ज़्यादा साइकिल ले लेगी। यानी ये साइकिल है ना, 1 साइकिल 2 साइकिल, तो यहाँ से आपका जो साइकिल कंप्लीट हुआ, कहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ अगर देखा जाए तो। इसके बाद दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक वेव कंप्लीट करने में जितना एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल होंगे, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो कम साइकिल करेगा। तो ये मान लिया हमने ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा के लिए, क्योंकि अभी हमने बड़ा बड़ा सा बना दिया ना इसको। अगर हमने दूसरी ली वेव, अब एम्पलीट्यूड एक्चुअली थोड़ा वो हो जाएगा, तो यहाँ नीचे से देख लेते हैं। तो इसमें हमने कहा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा के लिए बनानी है। तो ये जो वेव है स्टार्ट यहीं से हुई, एम्पलीट्यूड अगर इसका सेम है, लेकिन अब इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है आपको, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से फिगर जनरेट करते हैं कि यहाँ पे मान लिया एम्पलीट्यूड सेम हुआ, फिर उसके बाद ये चल रही है आगे, फिर थोड़ी देर बाद जाके मान लिया हमने यहाँ से लिया है तीसरे नंबर पे 1 2 कंप्लीट करने के बाद एक और ले लीजिए आप। तो यहाँ पे भी आपका जैसे बहुत सारी वेव आएंगी और एक जगह जाके इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो मैच करेंगे ना, और जहाँ पे मैच करेगी तो रिजल्टेंट वहीं पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा। यानी इस पोर्शन पे दोनों का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ मिलेगा। यहाँ पे है तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ मिलेगा। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आपकी साइकिल कितनी दिखाई दे रही है, ज़्यादा आ रही है, इसमें 4 आ गई, इसमें कितनी आई, 3 ही आई है। तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम है, ठीक है, ये वाला कम वाला है, ये ज़्यादा वाला है। अब इसमें जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, मैक्सिमम होगा, तो आपको रिजल्टेंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। अदरवाइज ये दोनों आउट ऑफ फेज चल रही हैं कहीं ना कहीं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता हुआ मिलेगा, ठीक है। फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये हमारी मैक्सिमम वाली है, ये करके और उसके बाद हमारा इस तरह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। फिर यहाँ पे भी आपका कम मिलेगा, आउट ऑफ फेज है, कहीं ना कहीं ये यहाँ मैक्सिमम है, ये भी यहाँ मैक्सिमम है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है?
ऐसा क्यों हुआ? ये आपने y1 के लिए ड्रॉ किया है, ये y2 के लिए ड्रॉ किया है और ये आपने रिजल्टेंट के लिए ड्रॉ किया है। तो ये रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरह से होगा कि ऐसे चलेगा। फिगर में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है बोर्ड पे ड्रॉ करते हुए, तो आप मेरे ख्याल से समझ जाना चाहिए आपको कि जो हमारी रिजल्टेंट वेव आई है वो kx माइनस ओमेगा टी है, यानी कि उसकी ये तो सेम ही है, कॉस kx माइनस ओमेगा टी फॉर्म की कॉस में ही आ रही है। साथ में ये एक मॉड्यूलेटिंग फैक्टर है दिस, ये आपको बता रहा है कि जो ये मॉड्यूलेटिंग फैक्टर ना जिसकी डेल्टा के वेव वेक्टर है और डेल्टा ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आपकी जो दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ की वेव जब सुपर इम्पोज होती है तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से चलता है, तो इन्हें हम वेव पैकेट्स बोलते हैं। अब इस वेव पैकेट की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो अब ये देख लीजिए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी वेव पैकेट्स की। इसके अंदर की साइड ये दोनों वेव हैं, कहीं पे ये डिस्ट्रक्टिव होती चली जा रही हैं और जब दोनों का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रही है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव टाइप हो गई है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगी। तो ऐसे ये वेव बीट्स की फॉर्म में भी ऐसे ही होता है ना, साउंड में जब आप बनाते हैं तो ये बीट्स होती हैं, तो इसमें वेव पैकेट्स हैं, ठीक है। और इस वेव पैकेट की वेलोसिटी कैसे देंगे? देखिए आपको पता है कि किसी भी वेव की वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन k होता है। तो इसे कहते हैं हम फेज वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर वेव की अगर वेलोसिटी की बात की जाए, मान लिया y1 वेव है, ठीक है, तो y1 वेव की जो फेज वेलोसिटी होगी p1 इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। ओमेगा इसमें क्या है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन k प्लस डेल्टा k। यहाँ पे हमने y1 ये ले लिया है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप इसको y1 और इसको y2 ले लेना। बात समझ रहे हो? क्योंकि हमने y1 में साइकिल कम बनाए हैं, y2 में ज़्यादा साइकिल बनाए हैं, ठीक है ना, y2 में ज़्यादा साइकिल है, तो इसीलिए ये आपका y2 आ गया। अगर आप y1 की बात करें तो वो vp1 होगा, तो वो भी आपका ओमेगा अपॉन के सीधे नहीं लेंगे, ये करेंगे ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन के माइनस डेल्टा ओमेगा। तो आपको पता है कि जो ये आपका वेव ग्रुप चल रहा है, इस वेव ग्रुप में दो डिफरेंट वेलोसिटी की वेव हैं जो अंदर हैं, लेकिन आपका जो टोटल वेव प्रोपेगेट हो रही है वो इस मॉड्यूलेशन से मूव कर रही है, और इस मॉड्यूलेटेड वेव की वेलोसिटी vg इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा k से होगी। क्योंकि आपने देखा है ना, ये फैक्टर आ रहा है आपका, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डॉटेड लाइन को। दैट मीन्स कि वेव कैसे प्रोपेगेट होगी, vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के से। और फाइनली हमारा अगर पार्टिकल के साथ इस तरह की वेव एसोसिएट है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v है तो vg इज इक्वल टू v होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, ऐसे ही तो होना चाहिए। अगर हमारी वेव ये पार्टिकल के साथ एसोसिएट है तो जिस हिसाब से ये वेव चलेगी, तो पार्टिकल की अगर वेलोसिटी हमने मेजर की, वो वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया है कि पार्टिकल के साथ मोनोक्रोमेटिक वेव तो नहीं एसोसिएट होती। उसका रीज़न मुझे अभी आपको बताना है कि उसका क्या रीज़न होता है। इसके साथ बहुत सारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एसोसिएट होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है, जिससे इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है। और इस तरह के पैटर्न बनने से जो ये मॉड्यूलेटिंग फैक्टर होता है, इसके अंदर सारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अंदर रहती हैं, कंप्राइज हो जाती हैं, और इसका साइज जो है वो अभी देखेंगे किस तरह से डिपेंड करता है के ऊपर। तो इसका जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है। तो फ्रेंड्स आपको अब ये तो क्लियर हो चुका है कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट रहती है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव से बनती है, और उसकी जो वेलोसिटी होती है ग्रुप वेलोसिटी होती है, और वो ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के से दी जाती है। अब ये तो हमने केस लिया था कि दो वेव अगर सुपरपोज हो रही है, अगर ए लार्ज नंबर ऑफ वेव सुपरपोज हो रही है, दैट मीन्स कि पार्टिकल के साथ लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएट है, ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो उसके लिए एक बॉर्न ने बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन दिया कि मान लिया आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है xt। अभी आपका क्या निकला था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जब दो वेव ली थी तो आपका निकला था 2a cos kx माइनस ओमेगा टी एंड cos डेल्टा kx माइनस ओमेगा टी।
ये इक्वेशन निकली थी जब आपने 2 वेव ली थी। अभी हम ए नंबर ऑफ वेव लेंगे तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि हम इसमें क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड तो लेंगे, ठीक है, लेकिन हम इसकी जगह ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर की जगह जे के ले लेंगे। अब ये जे के क्या है, और ये वाला आपका कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा, ठीक है ना। तो ये जे के बताता है, अभी अपनी फिगर जो बनाई थी मैं वो वाली फिगर में से केवल ये पार्ट ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें आपने कहा कि यहाँ पे मैक्सिमम था दोनों का, तो मैक्सिमम आया। उसके बाद धीरे धीरे करके एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला गया क्योंकि दोनों वेव डिस्ट्रक्ट होती जा रही थी। फिर ये बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फिर कम होना शुरू हुआ। इस तरीके से आपकी वेव प्रोपेगेट हो रही थी और ये इसका मॉड्यूलेटिंग फैक्टर था जहां पे ये ऐसे हो गई थी, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है इसकी वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी की इक्वल है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के की। और जो ये अंदर की वेव हैं उनकी वेलोसिटी Vp1 Vp2 वो अपनी वेलोसिटी से ही चल रही हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो ये ग्रुप है इसके अंदर ये सारी वेलोसिटी पैक हैं, तो ये जो ग्रुप है वो पार्टिकल की वेलोसिटी जो भी होगी जो आपने नोट किया एक्सपेरिमेंट से उसके इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी डायनेमिक्स फेल हो जाएगी ना, जिसके लिए आप डेवलप कर रहे हो ये क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो इसमें ये चीज होनी चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो आप डायनेमिक्स को मतलब ये वाला थ्योरी नहीं लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि अगर बहुत सारी नंबर ऑफ वेव होंगी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तभी मिलेगा जब सारी वेव्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तब आपका कंस्ट्रक्टिव होगा, इन दोनों के बीच सबका सुपरपोजिशन जो होगा, और तब हमारे पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी उस कंडीशन में सबसे ज्यादा होगी। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ रहे हैं ना, पार्टिकल हमारा किस कंडीशन में सबसे ज्यादा होगा मिलने की प्रोबेबिलिटी। आपको पता है कि आप वेव मैकेनिक्स में इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर लेते हो। एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब हो गया, अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया उस जगह पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल आपका एक जगह फिक्स नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली आपने किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं निकालनी है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इन सबके एग्जैक्ट डायमेंशन आपको नहीं पता है, वो स्प्रेड है डायमेंशन, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल के मेन कहाँ मिल सकता है आपको पार्टिकल, अगर आपने बॉक्स के अंदर डाल दिया पार्टिकल को तो उसके मिलने की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन आप क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं निकाल सकते। तो इस फंक्शन से आप बताते हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये यहाँ से जनरेट हुआ है जब आपने बहुत सारी वेव एसोसिएट ली हैं पार्टिकल के साथ, और जी के मैक्सिमम कब होगा, जब ये सब वेव्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, अदरवाइज धीरे धीरे करके डिके होती चली जाती है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है और इन बाउंड्री से बाहर जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है कि क्या है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2AGK e की पावर I के x माइनस ओमेगा टी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सभी चीज लेंगे। तो अगर हम ये ले रहे हैं तो यहाँ पे तो I लगा दिया आपने, और आपको पता है कि e की पावर I x क्या होता है, cos x प्लस I साइन x, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो तो हमारे पास तो cos है यहाँ पे, तो हम इसका रियल पार्ट ले रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट, तो हमें यहाँ पे रियल शो करना पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ दिस। अगर हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें उसका रियल पार्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम सीधे सीधे रियल पार्ट ले लेंगे cos और ये हो जाएगा। अब हमने कहा ये जो हमारे रिजल्टेंट है वो t टाइम बाद है, मतलब t टाइम पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको t इज इक्वल टू 0 पे लें तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो रियल पार्ट ऑफ 2a, ये देखो आपका 2a हो या हम a प्राइम से भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, 2a जरूरी तो नहीं है। देखिए इसको हम हटा ही देते हैं, बल्कि 2a तो जरूरी नहीं है, 2 वेव थी तब 2a आया था, तो ये हम a प्राइम से कंसीडर कर लेते हैं,
ठीक है। तो ए प्राइम इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी के, और एक चीज और भूल गए हैं, यहाँ पे डी के जरूर आना है, ठीक है। बोर्ड पे लिखते हुए थोड़ा सा हो ही जाता है कि कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो जी के, अब आप देखिए ई टू द पावर टी जीरो हो गया आई के एक्स और डी के। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसकी हर टर्म आपको पता है। ये आपकी बहुत सारी वेव का जब सुपरपोजिशन से डिस्प्लेसमेंट आया है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो t इज इक्वल टू 0 पे, जहाँ पे g के रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट t इज इक्वल टू 0, तब इंटू आई के एक्स, क्योंकि आपने t वाला पार्ट 0 लिख दिया। तो ये इक्वेशन आपको एकदम से क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए मेन ये इक्वेशन तो है। अब हम इस जीके को डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देता है, और हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उससे बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि हमने कहा कि अगर k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू k नॉट प्लस पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू k नॉट माइनस पाई है, तब हमारा ये पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि k जब यहाँ से यहाँ रेंज में है, तब तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देता है पार्टिकल की फाइंड आउट करने की। और लेकिन अगर और 0 वैल्यू है अदरवाइज, और सब जगह है 0 वैल्यू है, तब देखिए ये कंडीशन आपको बहुत जगह यूज करनी है। तो ध्यान रखना है कि पार्टिकल की कुछ ना कुछ रेंज होगी। जैसे पार्टिकल इन ए बॉक्स है, अगर बॉक्स के अंदर है तो उसकी डायमेंशन हो गई 0 to L मान लिया, तो पार्टिकल उन्हीं डायमेंशन के बीच में मिलेगा, उससे बाहर 0 मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशंस को आपको जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने ये कहा कि पार्टिकल केवल यहाँ से यहाँ ही मिलेगा, तब जी के की वैल्यू 1 होगी। तो हम जी के वैल्यू 1 रख दें और लिमिट हम यहाँ से यहाँ रख दें, तो ये इक्वेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट y एट x एंड 0 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन a प्राइम इंटीग्रेशन k नॉट माइनस पाई टू k नॉट प्लस पाई, ठीक है। और जीके की वैल्यू तो 1 हो चुकी है इस रेंज के लिए, और e की पावर आई के एक्स डी एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको नीचे वाले को मैं हटा देती हूँ, लेकिन आपको आप माइंड में रखना है। तो ये आपका हो गया। अभी हम एक कंडीशन ऐसे ले रहे हैं जिसमें t 0 ले रहे हैं, फिर जनरलाइज कर देंगे t के लिए भी, क्योंकि पहले हम सिंप्लिसिटी से शुरू करते हैं, फिर उसके रिजल्ट को हम स्टेटिस्टिकली देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद हम उसको आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते चले जाते हैं। तो अभी हमने सिंपल कंडीशन t इज इक्वल टू 0 पे ली है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए ये वाला इक्वेशन आ चुका है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा रियल a प्राइम, इसको होगा ई आई के एक्स अपॉन आई के, और k नॉट माइनस पाई टू k नॉट प्लस पाई। यहाँ पे आपकी डी के थी लिमिट, आपने पहले देखा होगा, तो डी के था, तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, इंटीग्रेट, तो आई एक्स आएगा, ठीक है। तो इसे हम अगर सॉल्व करें रियल पार्ट ऑफ ए प्राइम, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 साइन डेल्टा के एक्स अपॉन एक्स ई की पावर आई के नॉट ऑफ एक्स। इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे, लिमिट्स रखेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं हमें केवल रियल पार्ट ही लेना है, इसमें आई आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको कॉस वाला साइन वाला पार्ट नहीं लेना है, इसका कॉस वाला पार्ट लेना है। लेकिन ये टर्म तो आई से फ्री है, तो रियल पार्ट लेंगे। तो इसको हम हटा के इसकी जरूरत वैसे पड़ेगी अभी, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं y x 0 इज इक्वल टू रियल पार्ट अब हटा देंगे a प्राइम टू ए प्राइम साइन डेल्टा के एक्स अपॉन एक्स कॉस के नॉट एक्स, ठीक है। ये आपकी अगर बहुत सारी वेव प्रोपेगेट हो रही हैं, तब उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आया है। इस डिस्प्लेसमेंट में आप ये देख रहे हैं एक क्वांटिटी है ये और एक क्वांटिटी है ये, और आपने जब ग्राफ प्लॉट करना सीखा होगा तो साइन x अपॉन एक्स का ग्राफ किया है आपने। साइन x अपॉन एक्स का ग्राफ कैसा आता है, देखिए अगर आपको याद हो, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को तो आसानी से याद होगा कि आपने ऐसे ड्रॉ करते हैं और
यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, ठीक है, ऊपर तक जाएगा, सेकेंड पॉइंट में फिर डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन फिर डिक्रीज हो जाएगा, एंड देन फिर डिक्रीज हो जाएगा, एंड सो ऑन। कुछ इस तरह का ये आपका साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ आता है, ठीक है। अब हमारे पास ये भी है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, क्योंकि बहुत सारी वेव सुपरपोज हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा कि हमें अब साइन एक्स अपॉन एक्स का केवल ये पार्ट लेना है कि बाद में तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर जब दोबारा वो इंक्रीज हुआ तो इसकी वैल्यू इससे कम हो गई, ठीक है, फिर कम हुआ। और थर्ड पार्ट में अगर बात करने लगे तो धीरे धीरे करके ये वैल्यू कम होती चली जाती है। इधर भी सेम चीज आप अप्लाई करेंगे, ये हो गया, पेशेंसली समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि इससे आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एकदम समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे डिके हुआ, फिर उसके बाद ये थोड़ा बढ़ा, एंड देन ये जो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कॉस जो है ये मॉड्यूलेटिंग टर्म है, ये कॉस वाला कैसे जाएगा ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे डॉटेड से, ये कम होता चला जा रहा है ना फ्रेंड्स, इधर की साइड जाओगे तो कम हुआ, फिर ऐसे कम होता चला गया है। अब हम इसके एक्सिस देख लेते हैं, ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। इसमें ये क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड बता रहा है। एम्पलीट्यूड क्या है, 2a। आपने क्या रेंज ली है, आपने मान या डिफाइन किया है कि आपका वेव फंक्शन यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। अगर इसको आप ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये k है और ये gk है, ठीक है, तो k की k नॉट वैल्यू ये होगी, तो k नॉट प्लस पाई ये हो गई, और k नॉट माइनस पाई ये हो गई, तो यानी कि gk की वैल्यू 1 होगी फॉर दिस रीजन, एंड इसके इधर और इसके इधर gk की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो हमने ये कहा है कि अगर हम इस तरह की कंडीशन इसमें पुट कर रहे हैं, तब आपने t = 0 टाइम पर देखा कि जो आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो आपका इन दोनों का 2a इंटू पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी मैक्सिमम पीक कहाँ पे मिली, 2a पाई पे मिली। सेकेंड पीक आपकी यहाँ मिल रही है, यहाँ पे आप देखेंगे कि k इंटू एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, k नॉट इंटू एक्स की वैल्यू 1 हो गई है, ये देखिए, ये प्लॉट ऐसे है, और ये सेकेंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड नोड पॉइंट है, इन्हें हम नोड पॉइंट मान सकते हैं। तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा kx। अब इसमें भी आप देखिए कि हमारा जो वेव पैकेट है, हमारा जो पार्टिकल है, उसके साथ ये वेव एसोसिएट है, जिसमें बहुत सारी वेव सुपरपोज हो रही हैं। तो अगर सुपरपोजिशन से ये वेव पैकेट बन रहा है तो हमारा पार्टिकल की ज़्यादातर मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही मोस्टली पार्टिकल अवेलेबल हो सकता है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है उसमें तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करके डिके होता जा रहा है, तो इस पार्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसिडर करेंगे हमारा पार्ट या पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, उसमें भी क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे है, तो मिडिल में मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उसकी डायमेंशन तो बढ़ी हुई है, मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल की डायमेंशन स्प्रेड रहती है कि वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल पूरा फैला पड़ा है, ऐसा नहीं होता है तो वो कॉम्पैक्ट साइज में, लेकिन ये बता रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, धीरे धीरे यहाँ कम होती चली जा रही है। फाइनली अगर आप पार्टिकल यहाँ पे ढूंढोगे तो कम प्रोबेबिलिटी है, यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी सारे में है, पार्टिकल हर जगह हो सकता है, पार्टिकल तो बहुत छोटा सा है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है आपका, और ये डायमेंशन भी छोटी ही है, लेकिन उस डायमेंशन में उस पार्टिकल, जैसे मान लिया आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अगर आप साइज एंगस्ट्रॉम में तो एटम का साइज होता है, ठीक है, फर्मी में आपका न्यूक्लियस का साइज होता है, जिसमें कितने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का साइज फर्मी से भी छोटा है, फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, इससे भी छोटा कहीं इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन भी थोड़ा मासेसिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है फ्रेंड, उसकी हम बहुत लिमिट ले लेते हैं, बहुत छोटी है। और अगर वो किसी एटम के अंदर है
ठीक है। तो उसे फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी में हम एटम की डायमेंशन लगाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो ये तो समझ लो उसकी डायमेंशन हो गई है, और ये आपका पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कि कहाँ पे मिल सकता है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। हालांकि मूव कर रहा है, अभी तो हम t = 0 पे ले रहे हैं, मूव कर रहा है तो इसके हिसाब से पार्टिकल कहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने ये फर्स्ट नोट लिया है kx = 1, फिर 2 और 3। अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं। देखिए, अगर हमने ऐसी कुछ ग्राफ लिया कि g के और k के बीच में कि आपका k0 थोड़ा सा स्प्रेड है, k0 + 2π और k0 - 2π। इस रेंज में gk की वैल्यू 1 है, यानी कि हमने रेंज बढ़ा दी है। अगर आपने L डायमेंशन का बॉक्स लिया था, अब हमने 2L डायमेंशन का बॉक्स लिया है, तब उस कंडीशन में वेव पिक्चर कैसी होगी। तब देखिए, हमारा जैसे ही इसको रखेंगे और इस इक्वेशन को सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो ये पीक बढ़ जाएगी। ये पीक आपकी पहले आ रही थी 2a π पे, अब यहाँ पे 2π हो चुका है, तो ये हो जाएगा 4a × π। ठीक है, एक तो ये बढ़ गई प्रोबेबिलिटी। उसके बाद एक चीज आप देखेंगे कि इस वाले में यहाँ से यहाँ तक आपके सिर्फ 1 2 3 4 मैक्सिमम ये चीजें कवर नहीं है। और अगर हम ये रेंज बढ़ाते हैं तो आपका इस तरह का ग्राफ आना शुरू होता है। इसमें बहुत सारा, एक तो साइज कॉम्पैक्ट होता चला जाता है और ये हो गया, फिर उसके बाद ये होगा कहीं से बढ़ेगी एंड छोटी होती चली जाएगी, तीसरी कंडीशन में और कम होता चला जाएगा और ऐसे होता चला जाएगा। सेम चीज आप यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ, फिर भी आप नहीं समझ पाए तो आप देना, मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा दूंगी इसको। ये देखिए, तो हमें जो कॉस वाला है वो मॉड्यूलेटिंग टर्म ये है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जैसे ही आपने k की वैल्यू को इंक्रीज किया तो आपका ये कॉम्पैक्ट होता चला जाता है। k की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ाना, यानी वेव पैकेट के साथ जो एसोसिएटेड वेव थी अगर वो कम है, नंबर ऑफ वेव्स कम है, तो आपको इस तरह की सिचुएशन मिल रही है। और अगर वेव पैकेट के साथ पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव बहुत सारी हैं, लार्ज है, बढ़ती चली जा रही है, के तो आपको वही बताता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ ना, 2π के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो आपका ये कॉम्पैक्ट हो गया है। तो जैसे जैसे आप के बढ़ाते चले जाते हैं, x आपका क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक रिलेशन आता है कि डेल्टा k × डेल्टा x, अगर पार्टिकल को फाइंड आउट करना है तो वो आपका > 1 इस रीजन में ही होना चाहिए पार्टिकल। और ये इसमें आप देख रहे हो k की वैल्यू अगर बढ़ाओगे x की डायमेंशन कम होती चली जाती है, k की वैल्यू कम करोगे तो x बढ़ता चला जाता है, यानी ये एक दूसरे के एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। सेकेंडली, ये 1 क्यों लगाया हमने, क्योंकि पार्टिकल इस रीजन में जहाँ पे k × x की वैल्यू 1 होगी, उस रीजन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल फाइंड आउट करने की। ये सबको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मिलने की कम होती चली जाती है, तो इस रीजन को हमने हटा दिया, केवल इस पर्टिकुलर वेव पैकेट को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, उससे ये रिलेशन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस रिलेशन से ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिलेगा। ये चीज आपकी बता रही है ΔX आपका क्या बता रहा है फ्रेंड्स, ये आपको बता रहा है कि जहाँ पे पार्टिकल आपको मिल सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहाँ है पार्टिकल को फाइंड आउट करने की, तो इसीलिए ये। और डेल्टा क्यों लगाया है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मिल सकता है, एक एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपने डेल्टा लगा दिया है। डेल्टा के क्या बता रहा है, डेल्टा के बता रहा है कि बहुत सारी अपने वेव्स ली हैं जिनकी स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ है, तो उन सब की वजह से यहाँ पे डेल्टा के आ गया है। तो ये रिलेशन आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।